हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदरा स्वागत करता हूं आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि पीएसआई भर्ती 2021 का परिणाम है जो जारी कर दिया गया है, और जैसे ही परिणाम जारी हुआ तो इस बात की प्रबल संभावना है कि नई वैकेंसी बहुत जल्द है जो आपको देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरपीएससी की परंपरा रही है कि जैसे ही पिछली भर्ती प्रक्रिया की प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं, पिछली वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, तो नई वैकेंसी की प्रक्रियाओं को प्रारंभ है जो आरपीएससी द्वारा कर दिया जाता है। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि निकट भविष्य में आपको पीएसआई वैकेंसी है जो देखने को मिल सकती है। राजस्थान पुलिस की एसआई वैकेंसी है जो आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस बात की जब संभावना प्रबल है तो फिर विज्ञप्ति का क्यों इंतजार किया जाए, तैयारी को आज से ही प्रारंभ कर लेना चाहिए। और सिखवाल है जो इसी ध्येय के साथ आपकी तैयारी को अभी से मजबूत करने के उद्देश्य से एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहा है, एक बुनियाद सीरीज प्रारंभ करने जा रहा है, ताकि आप समय रहते अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर सको और समय रहते अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सको, ताकि आने वाले समय में आपके कंधे पे चमकते हुए 2 स्टार दिखाई पड़े। तो इसी को उद्देश्य लेके, इसी को ध्येय में रखते हुए कि आपकी तैयारी दुरुस्त हो, सिखवाल ने एक सीरीज प्रारंभ की है, एक बुनियाद सीरीज प्रारंभ की है। इसमें हम प्रत्येक रविवार को दोस्तों आपके पीएसआई का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछने की संभावना है जो बनती है। जैसे कि आज अपन ने पॉलिटी का एक टॉपिक लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 को है जो अपन ने आज की क्लास का एक विषय बनाया है। ऐसा क्यों किया दोस्तों अपन ने? ऐसा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि पिछली भर्ती जो 2021 में हुई थी, प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पूछे गए 1935 के अधिनियम से। तो 1935 का अधिनियम एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसकी संपूर्ण थ्योरी पढ़ेंगे, उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को 1935 का अधिनियम लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके प्रावधान कौन से थे और उसकी आलोचनाएं, उस अधिनियम पे क्या प्रतिक्रिया है जो आई, उस पे भी है जो चर्चा करेंगे। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं और यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना तो बनती ही है, परंतु किसी भी एक्ट को, किसी भी प्रावधान को, किसी भी बिंदु को पढ़ने से पहले अपन को उसकी पृष्ठभूमि अच्छे से पता होनी चाहिए। पृष्ठभूमि पता होगी, उसका ऐतिहासिक क्रम पता होगा, तभी तो उसके प्रावधानों को अपन आसानी से समझ पाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। भारत शासन अधिनियम 1935। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। यदि आपको सिखवाल का ये प्रयास बेहतर लगता है, सार्थक लगता है, आपके हित में लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट, अपना समर्थन, अपना प्यार है जो सिखवाल के इस चैनल को प्रदान कर सकते हो। दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को, और सबसे पहले क्या लेते हैं, 1935 अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 को है जो पढ़ेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो 2021 का एग्जाम हुआ था पीएसआई का, उसकी प्रत्येक शिफ्ट में 1935 के अधिनियम से हैं जो 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब ये जो क्लास है आपके 4 नंबर पक्के करवाने वाली हैं। तो 4 नंबर यदि पक्के करने हो तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना दोस्तों। 1935 के अधिनियम से आया हुआ प्रश्न आपके इस पीएसआई भर्ती को तो छोड़िए, यदि यूपीएससी लेवल तक के किसी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो कभी गलत नहीं होगा। अपन A to Z पढ़ेंगे, हर एक कंसेप्ट को आराम से पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास समय पर्याप्त है। अपन जल्दबाजी में काम नहीं लेंगे, शॉर्ट ट्रिक को नहीं अपनाएंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो सभी का स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसे कौन से घटनाक्रम थे कि ब्रिटिश संसद को, उस तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को भारत के संवैधानिक सुधारों के रूप में 1935 का अधिनियम लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पृष्ठभूमि में सबसे पहला बिंदु कौन सा लेते हैं अपन? सबसे पहला बिंदु लेते हैं साइमन कमीशन। कौन सा बिंदु लेते हैं? साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन, साइमन आयोग है जो इसे कहते हैं। इसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले कौन से पॉइंट से बनती है? साइमन कमीशन से। क्या था साइमन कमीशन? दोस्तों आपने 1919 के अधिनियम के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, कभी समझा होगा। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें एक बात का प्रावधान किया गया था कि जब 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद 10 वर्ष का समय गुजर जाएगा, उस 10 वर्ष के समय गुजरने के बाद इस अधिनियम के प्रावधानों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा और उसी प्रावधान के अकॉर्डिंग 1919 के अधिनियम के प्रावधानों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ? साइमन कमीशन है जो दोस्तों आयोग गठित हुआ। कौन सा आयोग गठित हुआ? साइमन कमीशन आयोग गठित हुआ। कब हुआ? ये इसका गठन दोस्तों नोट लगा के लिख लीजिए। गठन कब हुआ? आपके 8 नवंबर 1927 को है जो इस आयोग का गठन हुआ। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आना लाजमी है कि सर आपने कहा कि 1919 के अधिनियम के 10 वर्ष बाद, 1919 के अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद इस आयोग का गठन किया जाएगा। 10 वर्ष का समय तो अभी हुआ ही नहीं 1927 में, फिर इस आयोग का गठन कैसे कर दिया गया? तो दोस्तों मैंने आपके साथ पहले भी कई बार यह चर्चा की है कि ब्रिटिश में द्विदलीय है जो राजनीतिक व्यवस्था है और दो दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। स्टेलिन बॉडविल हैं जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार की यह मानना था कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि लेबर पार्टी की है जो जीत रहे और लेबर पार्टी की ब्रिटिश में सरकार बन जाए। तो लेबर पार्टी चूंकि भारत के प्रति उदार विचारों को रखती थी, भारतीयों की आज़ादी का समर्थन है जो करती थी। आगे अपन क्लास में विस्तार से जानेंगे कि लेबर पार्टी के उस समय के नेता क्लेमेंट एटली हैं जो भारतीयों की आज़ादी का समर्थन है जो कैसे करते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि आने वाले आम चुनाव में हो सकता है कि लेबर पार्टी है जो जीत के आ जाए, और यदि लेबर पार्टी जीत के आती है तो ये जो आयोग गठित होगा, जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए आयोग गठित होगा, उस अधिनियम में हो सकता है कि भारतीयों को शामिल कर लिया जाए। तो भारतीयों को जगह नहीं देनी थी कंजर्वेटिव पार्टी, क्योंकि एक राष्ट्रवादी और कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी थी ब्रिटिश की, साम्राज्यवादी विचारों का समर्थन करने वाली दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी थी। तो उन्होंने ये प्रावधान किया कि 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर लिया जाए और किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया जाए। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में होता है। अध्यक्ष कौन होता है साइमन कमीशन का? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन है जो इसका अध्यक्ष बनता है। कौन बनता है? सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष है जो बनता है। सर जॉन साइमन के अलावा इसमें 6 सदस्य और थे, टोटल 7 सदस्य आयोग था। और दोस्तों खास बात यह है कि उस समय की ब्रिटिश जनता का कंजर्वेटिव पार्टी पे दबाव था, इसी वजह से लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली को इस आयोग में जो स्थान दिया गया। तो 7 सदस्यीय आयोग था। कितना सदस्यीय आयोग था? सर जॉन साइमन सहित 7 सदस्य हैं जो आयोग था। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, और इन 7 सदस्यों में एक एटली भी था। एटली कौन था? क्लेमेंट एटली था। एटली कौन थे? लेबर पार्टी के उस समय के नेता थे। और दोस्तों आगे अपन पढ़ेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। तो आपसे प्रश्न यहां से ऐसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो ब्रिटिश का, वो कौन सा प्रधानमंत्री जो साइमन कमीशन का भी सदस्य था? तो कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। ये तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की आजादी के समय भी यही प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी के नेता। तो ये बात का ध्यान रखना है कि 7 सदस्य आयोग था, उसमें एटली भी एक सदस्य था। और साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया जाता है। साइमन कमीशन भारत आता है। इसका भारत आगमन कब होता है दोस्तों? भारत आगमन होता है इसका 3 फरवरी 1928 को है जो इसका भारत आगमन होता है। और बॉम्बे में है जो ये सबसे पहले पहुंचता है, साइमन कमीशन पहुंचता है। भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया जाता है।
सभी उस समय के तत्कालीन जितने भी राजनीतिक दल थे, कांग्रेस पार्टी हो, स्वराज पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, सभी ने इसका विरोध किया। और विरोध के पीछे जो कारण था दोस्तों, वो कारण यह था कि इस आयोग में ये जो 7 सदस्य हैं, इन 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी का यह विचार था कि भारतीयों को इस आयोग में जगह नहीं देनी है, और इसी विचार के अनुरूप है जो इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसी आधार पर भारतीय राजनीतिक दलों ने, उस समय के संगठनों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया दोस्तों। साइमन गो बैक के नारे लगे और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे, सभी के सभी गोरे थे, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन भी इसे कहा गया। प्रश्न पूछा जा सकता है व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा गया, तो साइमन कमीशन को है जो व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन या साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे से भारत में प्रवेश करता है। भारत में जगह जगह विरोध होता है, और दोस्तों आप इस तथ्य से भली भांति परिचित होंगे कि लाहौर में साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था, तो उस विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पे पुलिस का लाठीचार्ज होता है, और इसी लाठीचार्ज की घटना में लाला लाजपत राय की मौत है जो हो जाती है। लाला लाजपत राय घायल होते हैं और बाद में उनकी मौत हो जाती है। तब लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे शरीर पे पड़ी एक एक पुलिस की लाठी आने वाले समय में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी, एक एक कील साबित होगी। ये साइमन कमीशन के विरोध में कहे गए, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में जो लाला लाजपत राय के सेंटेंस थे। तो भारत में व्यापक रूप से इसका विरोध होता है, परंतु यूनियनिस्ट मिशन सर छोटूराम की पार्टी और अंबेडकर जैसे नेता इसका समर्थन भी करते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन 2 बार भारत आता है। पहली बार 3 फरवरी 1928 को आ गया, इसके बाद मार्च 1928 को ये वापस इंग्लैंड जाता है, और अक्टूबर 1928 को फिर से भारत आता है। दिसंबर 1928 तक भारत में रहता है। भारत में रहने के बाद 1919 के प्रावधानों की समीक्षा करता है। 1919 के जो प्रावधान थे वो कहां तक सफल हुए, इसकी समीक्षा है जो साइमन कमीशन द्वारा की जाती है। और फाइनली साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब देता है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आ जाती है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट दोस्तों आती है 30 मई लिख देते हैं अपन, मई 1930 को। साइमन कमीशन मई 1930 को है जो अपनी रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट में साइमन कमीशन कहता है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वो असफल रहा, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो असफल रहा। अपनी समीक्षा की रिपोर्ट में ऐसा है जो साइमन कमीशन कहता है कि जो द्वैत शासन का प्रयोग किया था, दोस्तों आप इस बात से परिचित होंगे कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया। साइमन कमीशन कहता है कि द्वैत शासन का प्रयोग असफल रहा, उत्तरदायी शासन का प्रयोग भी असफल रहा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली निंदनीय है, इसमें कुछ सुधार किए जाने चाहिए। भारत में जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसे संघात्मक में बदला जाना चाहिए। ऐसा है जो रिपोर्ट में साइमन कमीशन कहता है। अपनी रिपोर्ट है जो ब्रिटिश संसद को सौंपते हुए ये बातें रखी जाती हैं कि 1919 का अधिनियम असफल रहा। तो अपन बात क्या कर रहे हैं, 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि कि आखिर 1935 का अधिनियम क्यों लाना पड़ा। तो 1935 के अधिनियम को लाने के पीछे एक जो महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें 1919 के अधिनियम को क्या बता दिया, असफल बता दिया। जब पिछला कोई प्रावधान असफल हो जाता है तो कुछ नया संवैधानिक सुधार करना जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं साइमन कमीशन भी 1935 के अधिनियम को लाने में पृष्ठभूमि के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे आगे और आएंगे अपन, परंतु इस समय ही भारत में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है जो 1935 के अधिनियम को लाने में एक कारण बनती है। 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में है जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो वो कौन सी घटना हो जाती है, वो अगला प्रावधान लिखिए, नेहरू रिपोर्ट। कौन सा दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा था। जब जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो उस समय के भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकनहेड भारतीयों को चुनौती देते हैं
और कहते हैं कि आप भारतीय संविधान बनाने में असक्षम हो। साइमन कमीशन आपके संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखने के लिए भारत आया है और आप भारतीयों के लिए ही कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं साइमन कमीशन, और आप हैं जो इसका विरोध कर रहे हो कि इसमें कोई भारतीय नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप लोग संविधान बनाने में असक्षम हो। यदि आप खुद को सक्षम मानते हो तो एक संविधान का ब्लूप्रिंट तैयार करके दीजिए जिसे सभी को स्वीकार होना चाहिए, जिसे जो सभी लोग स्वीकार करें, सभी राजनीतिक दल स्वीकार करें, ऐसा ब्लूप्रिंट बना के मुझे दीजिए। तो ब्रिकेनहेड कहीं ना कहीं भारतीयों को चुनौती देते हैं और इस चुनौती को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन होता है जिसे नेहरू समिति कहा जाता है। उस चुनौती को स्वीकार करने के बाद नेहरू समिति द्वारा भारत के संविधान का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। जैसी भारतीयों की अपेक्षाएं थी, जैसा भारतीय संविधान चाहते थे, जो भारतीय संविधानों की सुधारों की मांग थी, एक तरीके से आपको मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी उसकी रिपोर्ट में आपको दिखाई पड़ेगी। तो मोतीलाल नेहरू समिति का गठन होता है जिसे नेहरू समिति कहते हैं, और इस नेहरू समिति ने रिपोर्ट कब पेश की दोस्तों? 10 अगस्त 1928 को है जो इस नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो गठित थी। और अपनी रिपोर्ट में जो अंग्रेजों के सामने ब्लूप्रिंट दिया भारतीय संविधान का, उसके कुछ प्रावधान मैं आपके सामने उल्लेखित कर रहा हूं। वो इसलिए कि भारतीय क्या चाहते थे अंग्रेजों से, भारतीय किस प्रकार का संविधान चाहते थे, भारतीय किस प्रकार का संवैधानिक सुधार चाहते थे उस समय अंग्रेजों से, वह कहीं ना कहीं आपको नेहरू रिपोर्ट में प्रदर्शित होता हुआ, झलकता हुआ दिखाई देगा। तो जो सबसे पहली मांग थी वो क्या थी कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाए। ये है जो नेहरू रिपोर्ट का प्रथम प्रावधान था कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज। अब क्या होता है औपनिवेशिक स्वराज? औपनिवेशिक स्वराज मतलब एक इस प्रकार से स्वराज देना किसी देश को, डोमिनियन स्टेट की स्थिति प्रदान करना जहां पे कोई देश नाम मात्र के रूप में किसी देश के अधीन हो। यहां भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो नेहरू रिपोर्ट में कहीं न कहीं यह मांग की गई कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाए। इसका मतलब भारत अब ब्रिटिश का नाम मात्र का अधीन रहे, मतलब औपचारिक रूप से भारत ब्रिटिश का अधीन रहे। रक्षा और विदेशी व्यापार जैसे मामले ब्रिटिश संभाले, बाकी आंतरिक मामले हैं जो भारत स्वयं अपने स्तर पे देखे, भारत के लोग हैं जो इसे अपने स्तर पे निपटाए। मतलब औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की मांग की, डोमिनियन स्टेट की हैं जो मांग नेहरू रिपोर्ट में की जाती हैं। और आगे जाके देखेंगे दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट में सर्वाधिक विवाद है जो इसी बिंदु पे होता है। अगला कौन सी मांग थी? अगली जो मांग की गई नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से वो कौन सी थी दोस्तों? इसमें कहा गया कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। यह है जो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू किया गया है उसे आंशिक उत्तरदायी शासन तो स्थापित होता है। दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। उस द्वैत शासन से आंशिक उत्तरदायित्व शासन तो स्थापित हो रहा था, परंतु पूर्ण स्वायत्तता नहीं थी। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। और जो अगला प्रावधान था इसमें कहा गया कि जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लिया जाए। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। और दोस्तों जो अगली मांग थी वो यह थी कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाए,
मौलिक अधिकारों की बात है जो नेहरू रिपोर्ट में की गई। दोस्तों आज अपन जो भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार देखते हैं वह नेहरू रिपोर्ट से प्रेरित है। नेहरू रिपोर्ट में जो जो मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों के लिए प्रावधानित किए गए उनमें से ही वर्तमान संविधान के मौलिक अधिकार लिए गए हैं। दोस्तों तो नेहरू रिपोर्ट कब आई? 28 अगस्त 1928 को आई और इसमें है जो अंग्रेजों के सामने ये संविधान का एक ब्लूप्रिंट रखा गया और इसमें जो आपके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बात की गई। इस आधार पे है जो मुस्लिम लीग से इस बात पे मतभेद हो गया। मुस्लिम लीग की लगातार मांग थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में मुस्लिमों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, 1/3 के करीब प्रतिनिधित्व हर प्रांत में मुस्लिमों को दिया जाना चाहिए। ऐसा है जो आपके मुस्लिम लीग की मांग थी और नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बात की गई। हालांकि नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि जहां जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वहां पे उनके लिए सीटों का रिजर्वेशन हो सकता है, परंतु जहां पंजाब, सिंध और आपके बंगाल जैसे प्रांतों में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी बात है जो नेहरू रिपोर्ट में कही गई, परंतु नेहरू रिपोर्ट पे दोस्तों सहमति नहीं बन पाई और नेहरू रिपोर्ट के काउंटर के रूप में दोस्तों आपके 29 मार्च 1929 को आपके मोहम्मद अली जिन्ना है जो 14 सूत्री मांग और पेश करते हैं। नेहरू रिपोर्ट भले ही स्वीकृत नहीं हो पाई, नेहरू रिपोर्ट पे भले ही सभी की सहमति नहीं बन पाई, परंतु यह नेहरू रिपोर्ट कहीं न कहीं ब्रिटिश को भारतीयों की आकांक्षाओं को बताने में सफल रही। भारतीयों की जो मांग थी उसको है जो ब्रिटिश तक पहुंचाने में सफल रही। तो पहले अपन ने जाना कि जो साइमन कमीशन था उसने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट दी और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट में जो साइमन कमीशन ने कहा कि 1919 का अधिनियम असफल है। 1919 का अधिनियम अपने जो उद्देश्य थे, 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के जो उद्देश्य थे वह प्राप्त करने में 1919 का अधिनियम असफल रहा। और वहीं नेहरू रिपोर्ट में भी है जो कुछ भारतीयों द्वारा संवैधानिक सुधार की मांग की जाती है। तो साइमन कमीशन और आपके नेहरू रिपोर्ट में मांग किए गए भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने हेतु दोस्तों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है। गोलमेज सम्मेलन का है जो आयोजन किया जाता है। दोस्तों आप इस बात से इतिहास में आपने इस फैक्ट को पढ़ा होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं। लंदन में है जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं। ये गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित होते हैं दोस्तों? भारत में संवैधानिक सुधार की जो मांग है उस पर विचार करने के लिए, मतलब भारत में संवैधानिक सुधारों को करने के लिए संवैधानिक सुधार किस रूप में किए जाए इस बात पे विचार करने के लिए जो गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और लंदन में किया जाता है। कहां पे होते हैं ये गोलमेज सम्मेलन? लंदन में है जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, आप इस बात से परिचित होंगे। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में और थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। उसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर हैं जो भाग लेते हैं। इतिहास की दृष्टिकोण से अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन सिर्फ पॉलिटी की दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो इतिहास के इन बिंदुओं को छूते हुए आगे बढ़ेंगे और सिर्फ इतना है जो अपन को ध्यान में रखना है कि गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों के द्वारा जो संवैधानिक सुधार की मांग की जा रही थी उस पर विचार किया गया और विचार करने के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन होने के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। कैसा पत्र जारी किया गया दोस्तों? श्वेत पत्र है जो जारी किया गया। इस श्वेत पत्र में क्या कहा गया? इस श्वेत पत्र में जो भारतीयों द्वारा मांग की जा रही थी, जो भारत में संवैधानिक सुधार किए जाने थे, उसका है जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। और इस ड्राफ्ट में विचार करने के लिए 1933 में यह श्वेत पत्र जारी होता है। कब होता है भाई? 32 में लास्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 1933 में श्वेत पत्र जारी होता है। इस श्वेत पत्र पे विचार करने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन होता है। संयुक्त समिति का है जो गठन होता है, एक संयुक्त समिति का गठन होता है। और इस संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड लिनलिथ है जो इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे। संयुक्त समिति द्वारा इस श्वेत पत्र पे विचार किया जाता है। विचार करने के बाद संयुक्त समिति द्वारा एक विधेयक तैयार किया जाता है, एक ड्राफ्ट है जो तैयार किया जाता है 1935 के अधिनियम का।
उस विधेयक को ब्रिटिश की संसद में रखा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन में रखा जाता है, और 2 अगस्त, कब दोस्तों, 2 अगस्त 1935 को है जो ब्रिटिश की संसद से यह विधेयक पारित हो जाता है। और 4 अगस्त को, कब, 4 अगस्त 1935 को है जो इस पे राज्य की स्वीकृति मिल जाती है, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पे हस्ताक्षर कर लिया जाता है। और यही विधेयक अब है जो क्या बन गया, अधिनियम बन गया। और ये इस अधिनियम को क्या कहा गया, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 है जो किस रूप में आया, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरा, वो है जो यहाँ पे क्लियर होता है। इसकी पृष्ठभूमि है जो क्लियर होती है। तो अब आपको ये बात भली भांति है जो समझ में आ गई होगी कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां रही जिसकी वजह से ब्रिटिश इसको है जो भारत में संवैधानिक सुधार करने पड़े, और 1935 के अधिनियम के रूप में ये संवैधानिक सुधार आपको दिखाई पड़ते हैं। अब है जो 1935 के प्रावधानों पर विचार करते हैं। 1935 का जो अधिनियम था उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, किस रूप में है जो भारत में संवैधानिक सुधार किए गए, इस बात की जो चर्चा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। प्रावधानों पे आते हैं। प्रावधानों पे आने से पहले मैं एक है जो बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो अपन ये पीएसआई के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटी हमारी जो सिखवाल पब्लिकेशन की राज्य व्यवस्था की बुक है, जिसके अंदर भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था को डिटेल से समझाया गया है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था को भी डिटेल से समझाया गया है, आने वाली पीएसआई भर्ती को ध्यान में रखते हुए इसका कंटेंट तैयार किया गया है, आने वाली आरएएस भर्ती को ध्यान में रखते हुए इसका कंटेंट तैयार किया गया है। और यदि आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और आपको राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे जो आपकी क्लास ले रहा हूं वो इसी पुस्तक में जिस सीक्वेंस में कंटेंट लिखा गया है उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों आप इस बात से परिचित होंगे कि अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, 28 मई को जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान के सभी प्रश्नों का आंसर है जो इस पुस्तक में मिला था। यह दोस्तों बिल्कुल ही अप्रत्याशित घटना थी, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ वो आज तक का सबसे कठिन एग्जाम था। आपको सोशल मीडिया के जरिए ऐसी जानकारियां मिली होगी, और यूपीएससी को समर्पित बड़े बड़े संस्थान पॉलिटी के प्रश्नों का आंसर नहीं दे पा रहे थे, परंतु इस पुस्तक में यूपीएससी में पूछे गए संविधान के सभी प्रश्नों का आंसर मिला। दोस्तों यह है जो सिखवाल की इस पुस्तक के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और दोस्तों आप लोगों की मांग पे ही इस पुस्तक का, कौन सी, सिखवाल की जो राज्य व्यवस्था की पुस्तक है, इस पुस्तक का सिखवाल के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिखवाल ऑनलाइन हब पे मात्र 99 रुपए में है जो ऑनलाइन हल करवाया जा रहा है, मतलब ऑनलाइन उसे पढ़ाया जा रहा है। तो यदि आपको सिखवाल का ये प्रयास सार्थक लगे और आपको लगता है कि हमें आने वाली किसी भी भर्ती में राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है, तो आप हैं जो सिखवाल के इस कोर्स से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन बात कर रहे थे 1935 के अधिनियम के प्रावधानों की। के अधिनियम के प्रावधानों की। 1935 का अधिनियम पढ़ रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि को जान ली, अब प्रावधान देखते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में ही बताया था कि जो पिछली पीएसआई की भर्ती हुई थी, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए, प्रत्येक शिफ्ट में 1935 के अधिनियम के इन्हीं प्रावधानों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रावधान बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान से हैं जो अपन को समझने हैं। तो पहला प्रावधान क्या था 1935 के अधिनियम का? जो पहला प्रावधान था वो था अखिल भारतीय संघ का गठन। अखिल भारतीय संघ का गठन। किसका गठन किया जाएगा? अखिल भारतीय संघ का जो गठन किया जाएगा, यह है जो प्रोविजन 1935 के अधिनियम में किया गया। इसमें कहा गया कि जो संघ बनेगा वो संघ किससे बनेगा? वो संघ 2 इकाइयों से मिलकर बनेगा, और वो 2 इकाइयां होगी, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासतें। एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासतों से मिलके एक अखिल भारतीय संघ का गठन होगा दोस्तों।
और इसमें कहा गया कि ये जो ब्रिटिश प्रांत हैं, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि प्रांत कौन से और देसी रियासतें कौन सी। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा दोस्तों कि जहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल किया करते थे उसे है जो ब्रिटिश प्रांत कहा गया, और जहां पे ब्रिटिश देसी राजाओं के माध्यम से रूल किया करते थे, जहां पे राजाओं का शासन हुआ करता था, ब्रिटिश इनडायरेक्टली है जो वहां पे शासन करता था, उसे देसी रियासतें कहा गया। उसमें टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों। राजस्थान आपका देसी रियासतों में आता था, परंतु आपके बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। और टोटल प्रांत कितने थे? 11 प्रांत थे। 11 प्रांत कौन कौन से थे एक बार आप मौखिकली सुन लीजिए। आपके मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, सिंध हो गया और पंजाब हो गया। ये हैं जो आपके उस समय के 11 ब्रिटिश प्रांत थे जहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल किया करते थे। और इन ब्रिटिश प्रांतों के बारे में कहा गया कि ये जो अखिल भारतीय संघ गठित होने वाला है, जो अखिल भारतीय संघ गठित होने वाला है, उस अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य है। ब्रिटिश प्रांतों के लिए क्या प्रावधान किया गया कि उनको है जो शामिल होना अनिवार्य है, परंतु देसी रियासतों के बारे में क्या शर्त थी? देसी रियासतों को कहा गया कि आपकी इच्छा है तो इस संघ में शामिल हो जाना, और यदि इच्छा नहीं है तो इस संघ में शामिल मत होना। तो क्या है? एक अखिल भारतीय संघ के गठन के बारे में प्रावधान किया गया, जो देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बनना था। ब्रिटिश प्रांतों के बारे में कहा गया कि आपको इस संघ में शामिल होना जरूरी है। देसी रियासतों को कहा गया कि आपकी इच्छा पे है, यदि आपको ठीक लगे तो इस संघ में शामिल हो जाना, ठीक नहीं लगे तो मत होना। और देसी राजाओं की ऐसी इच्छा हुई नहीं। देसी राजा हैं जो इस भारतीय संघ में शामिल हुए ही नहीं, और यह संघ व्यवहार में गठित नहीं हो पाया दोस्तों। तो अखिल भारतीय संघ के गठन के बारे में प्रावधान किया गया, परंतु यह व्यवहार में गठित नहीं हो पाया। व्यवहार में यह प्रावधान लागू नहीं हुआ, लागू है जो नहीं हो पाया दोस्तों। अगला प्रावधान देखते हैं। अगला प्रावधान था शक्तियों का विभाजन। अगला प्रावधान क्या था दोस्तों? शक्तियों का विभाजन। किसके मध्य शक्तियों का विभाजन? किसके मध्य पावर सेपरेशन? तो केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन है जो किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 की 7वीं अनुसूची, 1935 के अधिनियम की जो 7वीं अनुसूची थी उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। दोस्तों इस तथ्य से आप परिचित होंगे, नहीं तो जान लो कि 1935 का जो अधिनियम था वो बहुत विस्तारित था, जटिल था दोस्तों। कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 हैं जो परिशिष्ट थे 1935 के अधिनियम में। इन 10 अनुसूचियों में भी जो 7वीं अनुसूची थी उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया, पावर सेपरेशन किया गया। और दोस्तों आज भी आप देखते होंगे कि जो वर्तमान भारतीय संविधान है उसकी भी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है जो किया गया है। अपन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? अपन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इसीलिए पढ़ते हैं कि वर्तमान संविधान के जो प्रावधान हैं वो इतिहास के कौन कौन से अधिनियम में है जो सबसे पहले दिखाई पड़ते हैं। जो वर्तमान भारत का संविधान बना है वो इतिहास की घटनाओं का एक संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों। इतिहास में जो जो कानून के प्रावधान किए गए, जो जो विधि के प्रावधान किए गए, उनका संपूर्ण निचोड़ है। निचोड़ के रूप में अपन को भारत का संविधान दिखाई पड़ता है। तो भारत के संविधान में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था की गई है, वो सबसे पहले कहां पे दिखाई पड़ती है? आपको 1935 के अधिनियम में जो वर्तमान शक्तियों का विभाजन है वैसा ही परिलक्ष्य है जो दिखाई पड़ता है, वैसा ही शक्तियों का विभाजन आपको 1935 में दिखाई पड़ता है। हालांकि 1919 के अधिनियम में भी शक्तियों का विभाजन किया गया था। 1919 के अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया था, परंतु और अधिक स्पष्ट रूप से 1935 के अधिनियम में किया गया। और 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन हुआ था वो 3 लिस्ट में हुआ था। इस रूप में हुआ था: संघ सूची,
और दूसरी थी आपके प्रांतीय लिस्ट, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन 3 लिस्ट में है जो शक्तियों का विभाजन किया, और आज वर्तमान में भी भारत के संविधान में इन्हीं 3 लिस्ट में है जो आपको शक्तियों का विभाजन दिखाई पड़ता है। जो 1935 की 7वीं अनुसूची थी उसमें संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया दोस्तों? इसमें संघ सूची में 59 विषयों को रखा गया, प्रांतीय सूची में 54 विषयों को रखा गया और समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया। कितने विषय रखे गए? 36 विषय हैं जो समवर्ती सूची में रखे गए। इसमें यह प्रावधान किया गया कि संघ सूची में जो सब्जेक्ट उल्लेखित हैं उस पे विधि बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को होगा और उन पे प्रशासन करने का अधिकार वायसराय और उसकी परिषद को होगा। यह है जो प्रावधान किया गया। और प्रांतीय सूची के संदर्भ में कहा गया कि इसमें जो सब्जेक्ट उल्लेखित हैं उस पे विधि बनाने का अधिकार किसका होगा? प्रांतीय विधानमंडल को होगा। और उसके प्रशासन का अधिकार किसे होगा? उसके प्रशासन का अधिकार है जो राज्य सरकार को होगा। संघ सूची पे विधि कौन बनाएगा? केंद्रीय विधानमंडल। प्रशासन कौन करेगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पे विधि कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। प्रशासन कौन करेगा? आपके राज्य सरकार। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में जो विषय उल्लेखित हैं वहां पे उस पे विषय, उन विषयों पे केंद्रीय विधानमंडल भी कानून बना सकता है और उन विषयों पे राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। यह प्रावधान है जो 1935 के अधिनियम में किए गए। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां थी उन अवशिष्ट शक्तियों को किसे दिया गया? वायसराय को दिया गया। उन अवशिष्ट शक्तियों को दोस्तों वायसराय को प्रदान किया गया। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसे विषय, ऐसी शक्तियां जो इन 3 लिस्ट में है जो उल्लेखित नहीं हो, वो सारी की सारी किसके पास चली गई? वायसराय के पास चली गई। तो दोस्तों ये जो शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत है स्पष्ट रूप से अपन को सबसे पहले 1935 के अधिनियम में दिखाई पड़ता है और इसकी प्रथम झलक है जो 1919 के अधिनियम में अपन को दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये जो शक्तियों के विभाजन का जो कंसेप्ट है इसको ढंग से समझते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार आए हैं। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन की शुरुआत या प्रथम झलक अपन को कहां पे दिखाई पड़ती है? 1919 के अधिनियम में दिखाई पड़ती है। फिर है जो 1935 के अधिनियम में इसे स्पष्ट किया गया और फिर भारत का संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो उसमें भी यह प्रावधान किया गया। और आज अपन लगे हाथ वर्तमान स्थिति को भी देख लेते हैं। दोस्तों 3 लिस्ट हुआ करती थी और 3 लिस्ट है भी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और आपके समवर्ती सूची। 1919 के अधिनियम के तहत संघ सूची में कितने विषय रखे गए? 47 विषय रखे गए। कितने? 47 विषय रखे गए। और प्रांतों को कितने विषय दिए गए दोस्तों? प्रांतों को हैं जो आपके 50 विषय दिए गए। प्रांतीय विधानमंडलों को 50 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार दिया। प्रांतीय सरकारों को 50 विषयों का प्रशासन सौंपा गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। और 1935 में किस रूप में विभाजन हुआ दोस्तों? 1935 में अभी अपन ने जाना कि 59 विषय संघ सूची में रखे गए, 54 विषय हैं जो आपके राज्य सूची में रखे गए और 36 विषय हैं जो समवर्ती सूची में रखे गए। दोस्तों 1919 के अधिनियम में समवर्ती सूची जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची का प्रावधान भी शामिल कर लिया। फिर 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में क्या व्यवस्थाएं थी? मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे? 97 विषय रखे गए थे। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए। और वर्तमान में यदि 2023 की स्थिति देखें तो संघ सूची में 98 विषय हैं और आपके प्रांतीय सूची में 52 विषय हैं और समवर्ती सूची प्रांतीय सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा है जो इसमें संशोधन किया गया। ये सारी बातें हैं जो अपन आगे की क्लासों में जानेंगे दोस्तों। तो शक्तियों का विभाजन जो 1919 के अधिनियम
में प्रारंभिक अवस्था में दिखाई पड़ता है, उसे स्पष्ट रूप से विभाजन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया और 1950 में जब भारत का मूल संविधान बना उसमें भी यह व्यवस्था की गई और वर्तमान में भी अपन 7वीं अनुसूची में यह प्रावधान देखते हैं दोस्तों। कई बार यहां से प्रश्न आता है और कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है सुमेलित करने की स्थिति में कि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सूची में कितने विषय थे, 1919 के अधिनियम में कितने थे, मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। तो फिर है जो आपको सुमेलित करना पड़े तो अपन है जो एग्जाम की अप्रोच, बदलती अप्रोच को ध्यान में रखते हुए सभी चारों प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन है जो कर लेते हैं और अपन ने ऐसा किया भी और यह कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में सफलता दिलाने में काम आएगा। क्योंकि दोस्तों सामान्य रूप से जो विद्यार्थी पढ़ेगा वो इन प्रावधानों को पढ़ लेगा, इधर इतना है जो इन तीनों का चारों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेगा। और यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करके एग्जाम में जाते हो तो कहीं न कहीं अन्य से एक कदम आप आगे रह सकते हो। तो शक्तियों का विभाजन किया गया, प्रांतों और संघ के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ। इस प्रावधान को जानने के बाद अपन अगले प्रावधान की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रावधान हो जाता है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों को स्वायत्तता। क्या दोस्तों, प्रांतों को है जो स्वायत्तता प्रदान की गई, कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। दोस्तों आपको इस बात की जानकारी होगी कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को आंशिक स्वायत्तता प्रदान की गई क्योंकि प्रांतों में जो द्वैत शासन स्थापित किया गया था और द्वैत शासन आंशिक स्वायत्तता का प्रतीक है। क्योंकि द्वैत शासन के तहत जो आरक्षित विषय हुआ करते थे वो आरक्षित विषय गवर्नर के हाथ में हुआ करते थे, गवर्नर की परिषद के पास हुआ करते थे। जो उत्तरदायी किसके प्रति थे, जो उत्तरदायी हैं जो दोस्तों केंद्र सरकार के प्रति थे। परंतु हस्तांतरित विषय हैं जो निर्वाचित मंत्रियों को दिए गए, मतलब विधानसभा से मनोनीत मंत्रियों को दिए गए, तो ये कहीं न कहीं आंशिक उत्तरदायित्व है जो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में लागू किया गया। परंतु 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। पूर्ण स्वायत्तता का मतलब क्या हो गया कि जो द्वैत शासन लागू हुआ था, द्वैत शासन जो 1919 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था, द्वैत शासन को 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों से समाप्त कर दिया। दोस्तों 2021 का जो पीएसआई का एग्जाम हुआ था वहां उस एग्जाम में यहां से प्रश्न आया था कि प्रांतों से द्वैत शासन को कौन से अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। और प्रश्न यह भी आया था कि कौन से अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया, तो उसका आंसर भी 1935 हो जाएगा। आगे अपन जानेंगे इस प्रावधान। तो प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतों में क्या कर दी, स्वायत्तता स्थापित कर दी। प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित हो गई और प्रांतों में है जो द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, मतलब प्रांतों पे केंद्र का नियंत्रण कम कर दिया। प्रांतों पे केंद्र का जो नियंत्रण था उसे समाप्त कर दिया। उसे है जो समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और प्रांतों को प्रांतीय विषय पर बनाने की, प्रांतीय विषय पर कानून बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। पूर्ण स्वतंत्रता है जो प्रदान की गई, कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। तो एक प्रावधान हो गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। क्योंकि दोस्तों जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें भी कहा गया कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, और जो आपके नेहरू रिपोर्ट थी उसमें भी कहा गया कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। तो दोनों की बात को ध्यान में रखते हुए 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान इस रूप में की क्योंकि जो 1919 के अधिनियम के तहत जो द्वैत शासन था, द्वैत शासन में जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषयों के संदर्भ में जो वायसराय थे और वायसराय और उसकी परिषद थी वो केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी। परंतु द्वैत शासन को समाप्त करके यहाँ पे वायसराय और उसकी परिषद है उसको किसके प्रति उत्तरदायी बना दिया है, जो आपके ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बना दिया। मतलब केंद्र के अधीन नहीं रहे, केंद्र पे नियंत्रण था, केंद्र का जो नियंत्रण था प्रांतों पे उसे समाप्त कर दिया। तो ये है जो दोस्तों प्रावधान किए गए। अब अगला प्रावधान देखते हैं
अगला प्रावधान हो जाता है दोस्तों, अभी अपन ने जाना कि प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, परंतु द्वैत शासन को लागू कहां कर दिया, लागू है जो केंद्र में कर दिया। तो अगला प्रावधान लिखिए, केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अगला प्रावधान कौन सा हो गया कि केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया। 1919 के अधिनियम के तहत द्वैत शासन को प्रांतों में लागू किया, परंतु 1935 के अधिनियम के तहत उसे प्रांतों से समाप्त करके कहां लागू कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया। क्या है ये द्वैत शासन दोस्तों? द्वैत शासन आपके अंग्रेजी के शब्द डायरकी से बना है, जिसका अर्थ होता है दोहरा शासन। लियोनिस कार्टिस द्वारा इस कंसेप्ट को लाया गया, मतलब शासन को दो भागों में बांट देना, दोहरा शासन। शासन के विषयों को दो हिस्सों में विभाजित कर देना और दो अलग अलग संस्थाओं को शासन संचालन करने की जिम्मेदारी देना, क्या कहलाता है? द्वैत शासन है जो कहलाता है। तो इस द्वैत शासन के तहत क्या किया गया, जो प्रांतीय विषय थे उसे दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, रक्षित विषय या आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय या आरक्षित विषय या फिर हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय या फिर आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। जो रक्षित विषय थे उसके संचालन की जिम्मेदारी किसे दी गई? इसके संचालन की जिम्मेदारी दोस्तों आपके वायसराय और उसकी परिषद को दी गई। वायसराय वो उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसे है जो इसके संचालन की जिम्मेदारी दी, और वायसराय और उसकी परिषद इस आरक्षित विषयों के संदर्भ में किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो उत्तरदायित्व है जो इनका किसके प्रति था? ब्रिटिश सरकार के प्रति था। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वायसराय और उसकी परिषद आरक्षित विषयों के संदर्भ में किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति। ब्रिटिश सरकार के प्रति हैं जो ये उत्तरदायी थे। और हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया कि जो हस्तांतरित विषय होंगे वो हैं जो किसके द्वारा संचालित किए जाएंगे? हस्तांतरित विषयों का संचालन आपके भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाएगा। भारतीय मंत्रियों द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और ये हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो इनका उत्तरदायित्व दोस्तों विधानसभा के प्रति था। विधानसभा, यहां पे विधानसभा से आप इस रूप में कंफ्यूज मत होना कि विधानसभा तो राज्यों में होती है और आप कह रहे हो केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया और केंद्र में हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में जो मंत्री हैं वो विधानसभा के प्रति कैसे उत्तरदायी होंगे? तो दोस्तों 1919 का अधिनियम यदि आपने पढ़ा होगा तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा और वो दो सदन कौन से होंगे? एक आपके राज्य परिषद होगा और दूसरा विधानसभा होगा। जो वर्तमान समय में अपन राज्यसभा देखते हैं वह उस समय की राज्य परिषद थी, और वर्तमान में जो अपन लोकसभा देखते हैं वो उस समय की विधानसभा थी। वर्तमान में जो लोकसभा है वह उस समय की क्या थी? विधानसभा थी। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया था। तो जो द्विसदनात्मक विधानमंडल था उसका एक सदन था विधानसभा, कहां का? केंद्र का। तो उस विधानसभा के प्रति हैं जो हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में भारतीय मंत्री उत्तरदायी होते थे, रेस्पॉन्सिबल होते थे। यदि दोस्तों देखोगे आप भारत के संविधान का एक अनुच्छेद, वर्तमान जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 75(3) देखोगे तो 75(3) क्या कहता है कि जो वर्तमान भारतीय मंत्री हैं, जो वर्तमान में भारत के कैबिनेट मंत्री हैं, वह वर्तमान में जो भारत का मंत्रालय है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान सबसे पहले कहां पे दिखाई पड़ता है? आपको 1935 के अधिनियम में दिखाई पड़ता है, जिसमें कहा गया कि जो भारतीय मंत्री होंगे वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी।
और अपन वर्तमान संविधान में भी 75(3) में देखते हैं कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75(3) के तहत। तो कुछ इस रूप में है जो भारत के संविधान के वर्तमान प्रावधान, वर्तमान अनुच्छेद हैं जो गठित हुए हैं। और दोस्तों, आपने यदि भारत के संविधान के स्रोत को ढंग से पढ़ा होगा कभी, तो आप इस बात से परिचित होंगे कि जो भारत का वर्तमान संविधान है उसका 2/3 हिस्सा 1935 के इस भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। तो 1935 का अधिनियम इस रूप में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में जो वर्तमान में प्रावधान है वो कहीं ना कहीं यहीं से लिए गए हैं और यहीं से हैं जो इनकी प्रथम झलक दिखाई पड़ती है। मैं एक बार फिर से आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो सबसे पहले कहां पे है? 1935 के अधिनियम में दिखाई पड़ता है। और यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 75(3) के तहत जो मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व दिया गया है, वह प्रावधान कहां से लिया गया? और आपको ऐसे ऑप्शन दे दे अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, जापान के संविधान से, और एक ऑप्शन हो भारत शासन अधिनियम 1935, तो उसका आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। तो केंद्र में है जो क्या किया गया? द्वैत शासन की है जो स्थापना की गई। अगला प्रावधान लेते हैं दोस्तों। अगला प्रावधान हो जाता है संघीय न्यायालय की स्थापना। दोस्तों, 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें एक प्रावधान किया गया कि एक है जो संघीय न्यायालय स्थापित किया जाएगा। और इसमें प्रावधान किया गया कि नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सहित 6 अन्य न्यायाधीश होंगे और इसके विरुद्ध यदि कोई अपील करनी होगी, इसके निर्णय से यदि कोई आहत होगा तो उसके विरुद्ध अपील है जो इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में होगी। और इन प्रावधानों के अनुसार अक्टूबर 1937 को जो संघीय न्यायालय स्थापित कर दिया जाता है। यह प्रावधान तो अपन ने जान लिया कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, परंतु जरूरत कहां थी संघीय न्यायालय की स्थापना करने की? क्योंकि दोस्तों, अपन ने इसी अधिनियम में यह जाना कि इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। जहां कहीं भी पावर सेपरेशन होगा, जहां कहीं भी किन्हीं दो संस्थाओं को यह कहा जाए कि आप हैं जो इस सब्जेक्ट पे काम करोगे, आप हैं जो इस सब्जेक्ट पे काम करोगे, तो डिस्प्यूट की संभावना बनती है। हो सकता है कि कोई संस्था अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके अपने अधिकारों का उल्लंघन करके दूसरे के राइट्स का अतिक्रमण करे। और समवर्ती सूची भी है जो लिस्टेड थी, तो समवर्ती सूची के बारे में तो कहा गया कि यहां पे केंद्र भी कानून बना सकता है, यहां पे राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। तो यदि दोनों कानून बनते हैं तो कौन सा कानून प्रभावी रहेगा, कौन से विषय पे कौन कानून बना सकता है, कि ऐसे डिस्प्यूट होने की पूरी संभावना थी। और भारत में संघात्मक शासन स्थापित करने का प्रयास 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। अपन ने यह भी जाना अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। तो इन सभी प्रावधानों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, शक्तियों का विभाजन जो किया गया उसका बेहतर ढंग से संचालन करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना जरूरी थी। तो उसी मांग को ध्यान में रखते हुए 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, जिसका काम था यदि प्रांतों और केंद्र के मध्य किसी भी बात का डिस्प्यूट होता है तो वो उसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा, जो फंडामेंटल ज्यूरिसडिक्शन होगा उसका। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पे की गई? नई दिल्ली में की गई दोस्तों, नई दिल्ली में की गई। कब की गई? अक्टूबर 1937 को की गई। और यदि इसके विरुद्ध अपील करनी होती थी तो मैंने आपको बताया कि इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। प्रिवी काउंसिल में हुआ करती थी इसके विरुद्ध अपील। प्रिवी काउंसिल लंदन में थी, है ना। प्रिवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। और इस न्यायालय की यदि संरचना की बात करें दोस्तों, तो संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, और 6 अन्य न्यायाधीश।
6 अन्य न्यायाधीश का है जो प्रावधान किया गया। वर्तमान भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 124 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। और जब मूल संविधान लागू हुआ 1950 में, तो आप देखोगे कि उसमें भी यही व्यवस्था थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और यहाँ पे क्या थी, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 6 अन्य न्यायाधीश होंगे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना था इस न्यायालय का? जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो था सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर को है जो इस न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया दोस्तों। और इन 6 जो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो 6 अन्य न्यायाधीश थे उसमें 2 भारतीय थे। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि इन 6 में से 2 भारतीय थे। वो भारतीय कौन थे, वह भारतीय आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। देखते हैं कौन सा विद्यार्थी है जो इस तथ्य को बताने में सफल रहता है कि इन 6 में से 2 भारतीय हैं जो कौन से थे। तो दोस्तों एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब है जो अपन अगले प्रावधान की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रावधान कौन सा हो जाता है? अगला प्रावधान हो जाता है आपके जो 1919 के अधिनियम के तहत, अभी मैंने आपको चर्चा की थी कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत विधानमंडलों की सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, विधानमंडलों में जो विस्तार किया गया। तो अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, विधानमंडलों में विस्तार। में विस्तार, विधानमंडलों में विस्तार की है जो बात कही गई दोस्तों। विधानमंडलों में विस्तार किया गया कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम। कौन से विधानमंडल? केंद्रीय विधानमंडल में। तो केंद्रीय विधानमंडल में है जो विस्तार किया गया, केंद्रीय जो द्विसदनात्मक विधानमंडल था, जो द्विसदनात्मक विधानमंडल था उसमें विस्तार किया गया। 2 सदन थे, मैंने आपको बताया मुख्य रूप से। अब आप लिख लीजिए इस बात को। 2 सदन कौन से थे? इनका गठन 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। कौन से थे आपके? एक राज्य परिषद था, राज्य परिषद था, और एक आपके विधानसभा था। राज्य परिषद और विधानसभा 2 हैं जो सदन थे दोस्तों। कितने सदन थे? द्विसदनात्मक विधानमंडल था, राज्य परिषद और विधानसभा। 1919 के अधिनियम के तहत इनका गठन हुआ था। 1919 के अधिनियम में इनकी सदस्य संख्या 60 रखी गई थी। राज्य परिषद में सदस्य कितने हुआ करते थे? 1919 के अधिनियम के तहत 60 हुआ करते थे। कब? 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में 60 हुआ करते थे। 1935 में इनको बढ़ा के कितना कर दिया दोस्तों? 1935 में इसे बढ़ा करके आपके कर दिया 260 सदस्य हैं जो कर दिए गए दोस्तों। और इसी प्रकार से विधानसभा में 1919 के अधिनियम के तहत, विधानसभा में 1919 के अधिनियम के तहत सदस्य कितने हुआ करते थे? विधानसभा में 1919 के अधिनियम के तहत 145 सदस्य हुआ करते थे, जिसे 1935 के अधिनियम के तहत बढ़ा के कितना कर दिया दोस्तों? 375 हैं जो कर दिया। कितना कर दिया? 375 कर दिया। तो क्या किया गया? विधानमंडलों का विस्तार किया गया। जो द्विसदनात्मक विधानमंडल था केंद्र में, उनकी सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, 60 से बढ़ा करके 260 कर दिया राज्य परिषद में, और 145 से बढ़ा के 375 कहां कर दिया? आपके विधानसभा में है जो ये संख्या बढ़ाई गई। इन 260 में से भी 104 हैं जो देशी रियासतों में थे, और आपके 156 है जो ब्रिटिश प्रांतों में विभाजित थे। और इन 375 में से 125 देशी रियासतों से आते थे, और आपके 250 हैं जो ब्रिटिश प्रांत से आया करते थे। तो विधानमंडलों में विस्तार है जो किया गया कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। अगला प्रावधान देखते हैं दोस्तों। अगला प्रावधान है 6 प्रांतों में, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल
6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन क्या किया गया? 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल को है जो गठित किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के। द्विसदनात्मक विधानमंडल कैसे? कि जैसे 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में जो विधानमंडल है वो 2 सदन का बनाया गया, एक राज्य परिषद और एक आपके विधानसभा। उसी प्रकार से 6 प्रांतों में, उसमें प्रांत कितने थे? टोटल 11 प्रांत थे। उन 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया और वो 2 सदन कौन से थे? एक विधान परिषद और दूसरा कौन सा था? आपके विधानसभा। दोस्तों यदि आप वर्तमान संविधान उठा के देखोगे तो वर्तमान संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 168। कौन सा अनुच्छेद? 168 कहता है कि राज्यों का विधानमंडल आपके विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। मतलब वर्तमान संविधान में भी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है, परंतु अगले अनुच्छेद में ही कौन से 169 में कहा गया है कि विधान परिषद का गठन है जो ऐच्छिक होगा। यदि कोई राज्य की विधानसभा करना चाहे तो इस संबंध में प्रस्ताव है जो संसद को भेजा जा सकता है। और इसी के तहत वर्तमान में भी कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? दोस्तों 6 ही राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। और 1935 के अधिनियम के तहत भी क्या बात प्रावधानित की गई कि 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा। और जो अपन अनुच्छेद 168 के तहत ये प्रावधान देखते हैं कि द्विसदनात्मक विधानमंडल हो सकता है, तो यह प्रावधान आपको सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में दिखाई पड़ता है। तो 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान किया गया कि 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल होंगे, वो 6 प्रांत कौन से थे? ये हैं जो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो 6 प्रांत कौन से थे? मद्रास था, मद्रास के बाद कौन सा था? मद्रास हो गया। मद्रास के बाद बंबई हो गया। बंबई के बाद कौन सा हो गया? बंबई के बाद आपके मध्य प्रांत हो गया। मध्य प्रांत के बाद आपके संयुक्त प्रांत हो गया। संयुक्त प्रांत के बाद बिहार हो गया। बिहार के बाद आपके बंगाल हो गया। और दोस्तों ये मध्य प्रांत नहीं था, यहां पे आसाम लिख दीजिए। तो ये 6 प्रांत थे दोस्तों। ये हैं जो 6 प्रांत थे जिसमें क्या था? द्विसदनात्मक विधानमंडल है जो स्थापित किया गया। दोस्तों 2 सदनों का विधानमंडल स्थापित किया गया। और ये 2 सदन कौन कौन से थे? ये 2 सदन थे दोस्तों राज्य विधान परिषद और विधानसभा। द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया। और वर्तमान संविधान में भी आप देखोगे दोस्तों कि जो द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जो राज्य का विधानमंडल है, उन दोनों सदनों का नाम भी वर्तमान में क्या है? विधान परिषद और विधानसभा है। और ये जो द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा, इसमें जो विधान परिषद होगा उसका गठन कैसे होगा? इस गठन के बारे में प्रावधान किया गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव से होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव से है जो इसका गठन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन से है जो इसका गठन होगा। और दोस्तों आप वर्तमान संविधान में भी, वर्तमान व्यवस्थाओं में भी ये देखते हैं कि अनुच्छेद, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 171 के तहत जो जिन जिन राज्यों में अभी द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं, जहां जहां विधान परिषद अस्तित्व में है, उसका गठन है जो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ही होता है, अनुच्छेद 171 के तहत। तो उस समय भी व्यवस्था क्या थी? उस समय की व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था के समान ही थी। मतलब विधान परिषद का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होगा और विधान सभाओं का गठन दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होगा। और आज भी आप देखते होंगे दोस्तों कि राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। जो 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल थे, शेष रहे 5 प्रांत, टोटल प्रांत कितने थे? 11 प्रांत थे। शेष रहे 5 प्रांतों में विधानसभा तो सभी में थी, तो जहां जहां विधानसभा थी उसका गठन कैसे होता था? प्रत्यक्ष चुनाव से ऐसा होता था। और आज भी अपन देखते हैं दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं का गठन प्रत्यक्ष चुनाव से होता है।
यदि कोई विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, जहां आप और हम डायरेक्ट इलेक्शन में भाग लेते हैं, जहां आप और हमें वोट देने का अधिकार हो, जहां आप और हमें ईवीएम का बटन दबाने का अधिकार हो, उस प्रकार के चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और दोस्तों आप इस बात से परिचित होंगे कि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अपन को वोट देने का अधिकार होता है। जैसे राजस्थान में जनवरी 2024 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें अपन को वोट देने का अधिकार होगा। परंतु जहां भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा वहां पे आप और हमें वोट देने का अधिकार नहीं होगा दोस्तों। आप और हमारी तरफ से वोट कौन देगा? हमारी तरफ से इलेक्टेड विधायक हैं जो वोट देंगे। जैसे दोस्तों राजस्थान की तरफ से राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं, उन 10 सदस्यों का चुनाव आप और हम नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब आप और हमारे द्वारा चुने हुए विधायक हैं जो उन राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं। तो विधान परिषद का गठन भी अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होना था और विधानसभा का गठन प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होना था। 1975 के भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये व्यवस्थाएं की गई और 6 प्रांतों में है जो द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया। अब अगला प्रावधान जानते हैं दोस्तों। अगला प्रावधान हो जाता है दोस्तों कौन सा? अगला प्रावधान हो जाता है कि इस भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत किया गया, या ऐसे लिख सकते हैं कि भारत परिषद को समाप्त किया गया। ये भारत परिषद क्या थी, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना लाजमी है, और जिसे समाप्त कर दिया 1935 के अधिनियम के तहत। तो दोस्तों 1857 में क्रांति हुई, इस तथ्य से आप भली भांति परिचित होंगे। और जैसे ही 1857 में क्रांति हुई तो 1858 में एक सत्ता हस्तांतरण एक्ट लाया गया ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, और उसमें जो अब तक भारत का शासन कंपनी के हाथों में था उसे ट्रांसफर करके ब्रिटिश क्राउन के अधीन है जो कर दिया। और इसी सत्ता हस्तांतरण अधिनियम के तहत कब 1858 में भारत परिषद और भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। किसका सृजन किया? भारत परिषद और भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत परिषद का काम हुआ करता था भारत के प्रशासन में भारत सचिव को सलाह देना, और ये 15 सदस्य हैं जो परिषद हुआ करती थी। गठन कब हुआ भारत परिषद का? तो गठन यदि पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि 1858 में है जो इसका गठन हुआ। फिर दोस्तों समय आगे बढ़ा और 1919 का समय आया। 1919 के समय में यह प्रावधान किया गया कि जब दोस्तों 1858 में ये गठित हुई थी भारत परिषद, तब उसके जो 15 सदस्य हुआ करते थे, कितने सदस्य थे इस समय? 15 सदस्य थे। ये जो 15 सदस्य थे इनका वेतन है जो भारतीय राजकोष पे भारित था, भारतीय राजकोष पे भारित था। जब 1858 में भारत परिषद का गठन किया गया, 15 सदस्य हुआ करते थे और इनका वेतन भारतीय राजकोष पे भारित था। परंतु 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? इनका वेतन किस पे दे दिया? भारतीयों से ब्रिटिश राजकोष पे भारित कर दिया। और इनकी जो सदस्य संख्या 15 थी और 15 से घटा करके कितनी कर दी? 8 कर दी। क्योंकि वेतन अब तक कहां से दे रहे थे? अब तक भारतीय राजकोष से दे रहे थे, तो वेतन का जो खर्च है वो भारतीय राजकोष पे था। तो ब्रिटिश को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि ये फिजूल खर्ची है या वास्तविक खर्ची है। जैसे ही वेतन को ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा तो ब्रिटिश को लगा कि इस भारत परिषद के निठल्ले सदस्यों को वेतन देने का कोई मतलब नहीं है, यहां 15 सदस्य हैं, इतनों की जरूरत ही नहीं है, बस उनकी सदस्य संख्या घटा के कितनी कर दी? 8 कर दी। मतलब खर्चे में कटौती करने का काम है जो ब्रिटिश ने किया। फिर समय बढ़ता है और 1935 का समय आता है। 1935 का समय आते आते ब्रिटिश को इस बात का है जो अनुमान हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि भारत परिषद की कोई जरूरत नहीं है, और 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि भाई वेतन है जो ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा, तो वो काम की है या नहीं है, इस बात का विश्लेषण किया गया और विश्लेषण में यह पता लगा कि भारत परिषद की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है जिसे है जो इतने मोटे वेतन पे रखा गया है।
तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आना लाजमी है कि सर आपने बताया कि 1858 में जब भारत परिषद का गठन हुआ तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था दोस्तों भारत सचिव को सलाह देना। तो क्या भारत सचिव के पद को भी यहां समाप्त कर दिया? भारत सचिव के पद को यहां पे समाप्त नहीं किया। भारत सचिव के पद को तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत समाप्त किया जाएगा। तो भारत सचिव का पद है, तो भारत सचिव को सलाह देने के लिए भारत परिषद थी और उसे समाप्त कर दिया, तो भारत सचिव को अब सलाह कौन देगा? यह प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है। तो दोस्तों भारत परिषद को समाप्त करने के बाद भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया। सलाहकार परिषद का गठन किया गया और उसमें सदस्य अधिकतम 6 हो सकते थे, न्यूनतम है जो 3 हो सकते थे। अधिकतम कितने हो सकते थे? 6 हो सकते थे, न्यूनतम 3 हो सकते थे। यह व्यवस्था भी की गई दोस्तों। अब अगला प्रावधान देखते हैं दोस्तों। अगला प्रावधान हो जाता है दोस्तों कौन सा? अगला प्रावधान हो जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार। तो अगला प्रावधान लिखिए दोस्तों। में विस्तार। दोस्तों इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे, इतिहास में या फिर आपने कभी पॉलिटी पढ़ी होगी तो इस बात को जरूर जाना होगा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, जिसने भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर जहर घोलने का काम किया, जिसने भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, उसकी शुरुआत कब से हो जाती है? इसकी शुरुआत आपके 1919 के अधिनियम के तहत होती है। 1909 के अधिनियम के तहत है जो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। 1909 के अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत होती है और सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था प्रारंभ होती है और मुसलमानों के लिए 1909 में किसे शामिल किया जाता है? मुस्लिम को शामिल किया जाता है। 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है और इसका फर्स्ट टाइम विस्तार कब हुआ? तो इसका पहली बार विस्तार कब से हुआ? फर्स्ट बार विस्तार कब से हुआ? तो यह विस्तार होता है 1919 के अधिनियम में है जो इसका विस्तार किया जाता है। दोस्तों आपके पीएसआई के एग्जाम में 1919 का अधिनियम भी उल्लेखित है। पीएसआई के पाठ्यक्रम में 1919 का अधिनियम भी उल्लेखित है, तो आप उसे भी विस्तार से पढ़ लेना। और समय रहा तो मैं आपको YouTube पे पढ़ा दूंगा, और YouTube पे नहीं पढ़ सको तो आपके जिस कोर्स की मैंने बात की थी 99 रुपये में संपूर्ण पॉलिटी है जो अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं, उसमें है जो विस्तार से पढ़ाया गया है। इस एक्ट को बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है, तो आप हैं जो वहां से इसका लाभ ले सकते हो, क्योंकि यह भी आपके पाठ्यक्रम में उल्लेखित है। हालांकि इस अधिनियम की अपेक्षा 1935 का अधिनियम ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है। क्योंकि पिछले पीएसआई के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि 1935 के अधिनियम से प्रश्न आ रहे हैं, और विद्यार्थी भारत का संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था जब भी पढ़ना प्रारंभ करता है तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को स्किप करता हुआ आगे चलता है, संविधान सभा से जो पढ़ना प्रारंभ करता है। और जब भी प्रश्न 1935 1919 के अधिनियम से आते हैं तो वो डगमगाता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगा कि आपके यदि 4 नंबर पक्के करने हैं तो 1935 का अधिनियम पढ़ना जरूरी है। इसी कारण है जो मैंने आज 1935 के अधिनियम को अपने विषय के रूप में चयनित किया। अपन बात कर रहे हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की। इसमें अपन जाना कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के अधिनियम में होती है, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत होती है, और इसका पहली बार विस्तार कब किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। और इसमें क्या किया गया? मुस्लिमों के अलावा किसे जोड़ दिया? ईसाइयों को जोड़ दिया। ईसाई को शामिल किया, ईसाइयों के अलावा आंग्ल भारतीयों को शामिल किया, ईसाइयों के अलावा आंग्ल भारतीयों को शामिल किया, सिखों को शामिल किया, सिखों को भी है जो शामिल किया। इस प्रकार से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया दोस्तों? विस्तार है जो किया गया।
पहले क्या थे, सिर्फ मुस्लिम थे। 1919 के तहत ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख और यूरोपियों को भी शामिल कर लिया। और 1935 के अधिनियम के तहत, जैसा अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, 1935 के अधिनियम के तहत इसका सेकंड बार विस्तार किया गया और इसमें दलितों को भी शामिल किया। किसे शामिल किया दोस्तों? दलितों को भी है जो इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार 1935 के अधिनियम के तहत किया और इसमें दलितों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन के बारे में यदि आपने इतिहास में पढ़ा था तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रखरता के साथ रखी थी। जब भीमराव अंबेडकर की मांग पे सांप्रदायिक अवार्ड जारी किया, उस पर महात्मा गांधी जी की असहमति थी। महात्मा गांधी ने जो इस मुद्दे पे अनशन किया, फिर गांधी जी और अंबेडकर के समझौते होते हैं और उस समझौते के अनुसार 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, दलितों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। दोस्तों, तो एक पॉइंट आपका क्लियर होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों अपन। अगला पॉइंट हो जाता है आपके आरबीआई के संदर्भ में। तो 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक था, उस भारतीय रिजर्व बैंक पे वायसराय का नियंत्रण है जो बढ़ाया गया। तो अगला पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम के तहत आरबीआई पर वायसराय का नियंत्रण बढ़ाया गया। दोस्तों, अब आप में से कई विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सर, हमने तो आज तक जितनी भी पुस्तकों को पढ़ा, सुविख्यात पुस्तकों को पढ़ा, सामान्य गाइडों को पढ़ा, सब में एक ही शब्द लिखा हुआ मिला कि 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई को स्थापित किया गया और आप कह रहे हो आरबीआई पे वायसराय का नियंत्रण बढ़ाया गया। यह विरोधाभास क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको यहां पे स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आरबीआई की स्थापना और 1935 के अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। आरबीआई की स्थापना दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हो गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को है जो आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी दोस्तों। और मैंने क्लास के प्रारंभ में ही आपको बताया था कि ये जो 1935 का अधिनियम था, ये लागू कब हुआ दोस्तों? 1935 का अधिनियम लागू कब हुआ था? ये आपके 4 अगस्त को हुआ था। 4 अगस्त 1935 को यह अधिनियम लागू हुआ था और आरबीआई की स्थापना आपके 1 अप्रैल 1935 को हो चुकी है। मतलब आरबीआई की स्थापना के बाद 1935 का अधिनियम लागू हुआ है और बेवजह इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुई, जो अपने आप में दोस्तों खेदजनक बात है, विडंबना की बात है। तो आगे से आपको इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, इस प्रकार का गलत तथ्य है जो अपनी जहन में नहीं रखना है कि 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई को स्थापित किया। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि 1935 का अधिनियम 4 अगस्त 1935 को लागू होता है। आरबीआई की स्थापना उससे पहले हो चुकी थी। 1935 में बस इतनी सी व्यवस्था थी। 1935 के अधिनियम में क्या व्यवस्था थी आरबीआई के संदर्भ में? आरबीआई के संदर्भ में 1935 के अधिनियम में कहा गया कि आरबीआई पे जो स्थापित हो चुका है, आरबीआई पे है जो वायसराय का नियंत्रण बढ़ाया जाएगा और इसका 1935 का अनुच्छेद आपके 152 और 153 है जो इस संबंध में व्यवस्था करता है कि 1935 के इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति, आरबीआई के गवर्नर का वेतन, आरबीआई के गवर्नर को उसके पद से हटाने की शक्ति है जो किसके पास होगी? वायसराय के पास होगी। तो यह व्यवस्था 1935 के अधिनियम के तहत की गई। मुझे लगता है कि आपको इस कंफ्यूजन है जो ये क्लियर हो गया था कि आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत नहीं की गई, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई। 1935 में सिर्फ यह बात लिखी गई, 1935 के अधिनियम में सिर्फ यह बात लिखी गई कि आरबीआई पे वायसराय का नियंत्रण होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रावधान लेते हैं। अगला प्रावधान हो जाता है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां क्या दोस्तों, अगला प्रावधान हो जाता है आपातकालीन शक्तियां। कौन सी आपातकालीन शक्तियां दोस्तों? वर्तमान भारत के संविधान के भाग 18 में आप देखते हो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन प्रोविजन किए गए हैं। तो 1935 के अधिनियम में भी ऐसे ही प्रोविजन किए गए थे और इसमें व्यवस्था की गई थी कि यदि देश में कोई आपातकाल की स्थिति बनती है तो आपातकाल के समय सारी शक्तियों का केंद्र कौन हो जाएगा? वायसराय हो जाएगा। तो आपातकालीन शक्तियां 1935 के अधिनियम के तहत किसे प्रदान की गई? वायसराय को। वायसराय को हैं जो आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई 1935 के अधिनियम के तहत। तो इस प्रकार से दोस्तों 1935 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है उनमें है जो अपन ने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत आपके संघ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन भी किया गया। तो एक पॉइंट और लिख सकते हो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन। संघ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन भी 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का को स्थापित तो आपके 1919 के अधिनियम के तहत ली आयोग की सिफारिश पे 1926 में किया गया था, परंतु इसका पुनर्गठन है जो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। तो ये थे आपके 1935 के महत्वपूर्ण प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रोविजन जो 1935 के अधिनियम में अपन को दिखाई पड़ते हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है जो इसकी आलोचना पे पाते हैं, इस अधिनियम की प्रतिक्रियाएं क्या ही, इस अधिनियम पे भारतीय नेताओं ने क्या विचार किए, उस पे हैं जो विचार करते हैं। जब 1935 का अधिनियम लागू किया गया, जब 1935 का अधिनियम पब्लिक डोमेन में रखा गया, भारतीयों के समक्ष रखा गया, तो उस समय के प्रभावशाली, उस समय के लोकप्रिय भारतीय नेताओं ने इस पे क्या विचार दिए, उस पे हैं जो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पे कहते हैं, क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये दासता का घोषणा पत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे दासता का घोषणा पत्र कहते हैं। दोस्तों एक एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछा गया, कहा गया कि 1935 के अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र किसने कहा? दासता का घोषणा पत्र 1935 के अधिनियम को किसने कहा? तो दासता का घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेहरू ने कहा कि यह दासता का घोषणा पत्र है और यह ऐसी कार के समान है जिसके ब्रेक तो ठीक है परंतु उसका इंजन ही गायब है। क्या कहा नेहरू ने? कि यह एक ऐसी कार के समान है। लिखिए दोस्तों, यह एक ऐसी कार के समान है। यह एक ऐसी कार के समान है जिसका इंजन ही गायब है। यह एक ऐसी कार के समान है जिसके ब्रेक तो ठीक है, जिसके ब्रेक तो ठीक है परंतु उसका इंजन गायब है। यह कथन किसने कहा? यह है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 1935 के अधिनियम को देखते हैं तो बाहर से तो यह जनतांत्रिक व्यवस्थाओं जैसा लगता है, मतलब उस कार के ब्रेक वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह सब ठीक लगते हैं, स्वागत योग्य हैं जो दिखाई पड़ता है, परंतु इसका यदि गहराई से अध्ययन करते हैं तो यह भीतर से खोखला प्रतीत होता है। और नेहरू का यह कहना कि उसका इंजन ही गायब है, इसका मतलब यह होता है कि यह भीतर से खोखला था। नेहरू का यह कथन था कि यह एक ऐसी कार के समान है जिसके ब्रेक तो ठीक है परंतु उसका इंजन ही गायब है। यह इनडायरेक्ट रूप से व्यंग था अंग्रेजों के इस अधिनियम के ऊपर, परंतु डायरेक्ट रूप से इसी शब्द को, इन्हीं शब्दों को है जो किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ने कहा। मदन मोहन मालवीय का डायरेक्ट शब्दों में कहना था कि यह बाहर से जनतांत्रिक शासन व्यवस्था जैसा दिखाई पड़ता है परंतु यह भीतर से खोखला है। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनडायरेक्ट रूप से कहा वही मदन मोहन मालवीय ने डायरेक्ट रूप में कहा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये एक ऐसी कार के समान है जिसके ब्रेक तो ठीक है, मतलब बाहरी रूप से देखते हैं तो ये जनतांत्रिक नजर आता है, परंतु भीतर से ये खोखला नजर आता है, मतलब उस कार का इंजन ही गायब है। तो मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा? मालवीय साहब कहते हैं कि यह बाहर से जनतांत्रिक शासन व्यवस्था जैसा दिखाई पड़ता है, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था जैसा दिखाई पड़ता है, परंतु यह भीतर से खोखला है। यह है जो मदन मोहन मालवीय ने कहा। और उस समय के मुस्लिम लीग के बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूर्ण रूप से सड़ा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? यह पूर्ण रूप से सड़ा हुआ है। और उस समय के दोस्तों, उस समय के लेबर पार्टी के नेता, मैंने पहले ही आपको कहा था कि लेबर पार्टी उदारवादी पार्टी थी, उदारवादी विचारकों की पार्टी थी, उदारवादी नेताओं की पार्टी थी, और उन उदारवादियों को भारत की मांगों के प्रति सहानुभूति थी। और उस समय के जो लेबर पार्टी के नेता थे, कौन? क्लीमेंट एटली। एटली साहब हैं जो इस अधिनियम के बारे में कहते हैं कि यह अविश्वास का प्रतीक है। क्या कहते हैं एटली? कि यह अविश्वास का प्रतीक है। एक एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, एटली का कथन क्या है? एटली ने कहा कि यह अविश्वास का प्रतीक है। और एटली ने वायसराय को प्रदान की गई आपातकालीन शक्तियों के बारे में कहा कि यह तो हिटलर और मुसेलिनी को प्राप्त शक्तियों के समान है, मतलब यह वायसराय को हिटलर और मुसेलिनी के समान तानाशाह बना देता है। तो एटली के ये कथन थे दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना ने जहां इसे पूर्ण रूप से सड़ा हुआ कहा, मदन मोहन मालवीय ने इसे भीतर से खोखला कहा, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा। तो भारतीयों ने इसे हैं जो पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। फिर भी इस अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग 1937 के चुनाव हुए और उन चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता भी मिली। इन सारी बातों की चर्चा अपन कभी और करेंगे, किसी और क्लास में करेंगे। दोस्तों 1935 के इस अधिनियम को पढ़ाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि आने वाली पीएसआई भर्ती में यदि 1935 के अधिनियम के तहत कोई प्रश्न आपको पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो दोस्तों। और जिसकी संभावना ज्यादा है, प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है, तो प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है तो उस टॉपिक को पढ़ना भी जरूरी है। पीएसआई भर्ती बेहद जल्द आने वाली है और अपन को तैयारी में जुट जाना चाहिए, दिन रात एक करके मेहनत करनी चाहिए, तभी आने वाले समय में अपन के कंधों पे 2 स्टार नजर आएंगे। शिखवाल का प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी में अपनी तरफ से अपना योगदान देने का प्रयास करेगा, आपकी तैयारी को और धार देने का प्रयास करेगा। हर रविवार को एक बेहतरीन टॉपिक, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आऊंगा। थ्योरी पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर पढ़ने का समय नहीं है, अभी अपन थ्योरी पढ़ेंगे। जब एग्जाम नजदीक आएंगे तब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपन उसका रिवीजन करेंगे। यदि शिखवाल का ये प्रयास आपको सार्थक नजर आए, आपके लिए उपयोगी नजर आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस क्लास को लाइक कर सकते हो। और एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यदि आप पॉलिटी को A to Z पढ़ना चाहते हो, यदि आप पॉलिटी को A to Z पढ़ना चाहते हो, पॉलिटी के हर तथ्य को, पॉलिटी के हर कंसेप्ट को गहराई के साथ समझना चाहते हो और आप अपनी अप्रोच को यूपीएससी एग्जाम तक ले जाना चाहते हो, तो दोस्तों शिखवाल के पॉलिटी के ऑनलाइन कोर्स से जरूर जुड़िएगा। शिखवाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे आपको सबसे पहले पॉलिटी बुक सॉल्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था बुक सॉल्यूशन के नाम से कोर्स मिल जाएगा। उसे जो आप परचेज करके शिखवाल में अपना भरोसा दिखा सकते हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।